बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, तो पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग विस्थापन की अभिक्रिया को पढ़ेंगे, यानी कि किसी चीज़ को अगर हमने हटा दिया है तो उसको दोबारा से वो कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी से काम करने लगती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो कम क्रियाशील होती है, यानी कि बहुत धीरे से रिएक्ट करती है किसी चीज़ के साथ। कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कभी भी रिएक्शन नहीं करती है। अब हम धातुओं को अभिक्रियाशीलता जो है के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे कि क्या होता है। तो देखिए लिखा है, इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप को करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा क्रियाकलाप करेंगे। तो यहाँ नंबर 1 लिखा है, 100 ml के 5 बीकर लें और उन पर ABCD और E लिखें। तो देखिए इस तरह से ABCDE लिख लिए बीकर लेके। अब लिखा है, चिन्हित करें, यानी इनके ऊपर लिख दें ये चीज़ें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। आप सब में 50 ml पानी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थ में से प्रत्येक का एक एक चम्मच डालिए। ठीक है, तो अब आपको हर बीकर में एक एक चीज़ों को डालना है, जैसे कि नंबर 1 में आपको कॉपर सल्फेट डालना है, नंबर 2 पे कॉपर सल्फेट डालना है, नंबर 3 पे जिंक भी डालना है, जिंक सल्फेट, नंबर 4 पे आयरन, और नंबर 5 पे आपको डालना है जिंक सल्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ पे आप जब कॉपर डालेंगे तो इसके साथ जिंक का टुकड़ा भी डालेंगे, और जब यहाँ कॉपर डालेंगे तो यहाँ लोहे की कील डालेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ हम जिंक डालेंगे तो यहाँ तांबे का कोई छीलन डालेंगे, कोई तांबे का छोटा सा पीस डाल देंगे। जब यहाँ आयरन सल्फेट डालेंगे तो यहाँ पे भी तांबे की छीलन डालेंगे, और जब यहाँ जिंक डालेंगे तो उसके साथ यहाँ लोहे की कील डालेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रख देने दीजिए और अपने परीक्षण को लिखिए। अब आपने क्या करा, ये चीज़ें जो आपने डाली हैं, ये जो आपने किया है, ये सब चीज़ों को पहले अच्छे से लिख लीजिए, और इन बीकर्स को अब आपको नहीं छेड़ना, अब इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। तो अब देखेंगे आप क्या होगा कि पहले जब आपने डाला है तो वो इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, और जब उसके बाद आप उसको कुछ समय बाद देखेंगे तो बाद में वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि जो ये लास्ट के 3 है, जिसमें आपने जिंक और तांबा डाला था, या आयरन और तांबा डाला था, या जिंक और लोहा डाला था, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जबकि इन दोनों में काफ़ी चेंजेस आएगा, जिससे उनका पूरा रंग ही बदल जाएगा। तो इस तरह से ये अगर आपके स्कूल खोले होते तो आपके टीचर्स आपको करके दिखाते हैं, लेकिन अब स्कूल बंद है तो कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ पढ़ने के ज़रिए ही समझ लें जो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब आगे क्या लिखा है देखिए, प्रेक्षण, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको निकाल देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाता है, नीले दर्शे का हो जाता है, और बीकर के पेंदे पर कॉपर सल्फेट का भूरा पाउडर जम जाता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरह से लिखा बीकर ए, यानी कॉपर सल्फेट का क्या होता है CuSO4। ठीक है, जिंक का क्या होता है Zn, उसके बाद जिंक सल्फेट का क्या होता है ZnSO4, उसके बाद कॉपर, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो बाद में जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इस तरह से अब आपका यहाँ देखिए लिखा है, बीकर 2 में हमने जब लोहा डाला, यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर को अलग कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए बीकर बी में आपको देखिए दे रखा है कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 हो जाएगा, लोहा क्या हो जाएगा Fe। ये सब इसके सैम्बलिक नेम है, यानी कि आपके साइंटिफिक नेम होते हैं सिंबल के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप लिख लेंगे, और आयरन सल्फेट ये हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपको कॉपर अलग मिल जाएगा, तो कॉपर को हम लोग क्या कहते हैं Cu। तो इस तरह से आप लोग इसे करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखता है, हमने देखा कि बीकर C, D और E में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अब कुछ जब आपके कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तो उसमें से कोई परिवर्तन कैसे हो सकता है। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी कि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतना ही ज़्यादा उसको अलग कर सकता है। ठीक है, तो अब स्वयं को जांचिए, यहाँ लिखा है तो लिखिए क्या लिखा है, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा या क्या होता है। तो यानी अब आपको बताया गया है कि कॉपर जो है, कॉपर का रंग कैसा होता है, जो आपके कॉपर है ना तांबा, वो किस रंग का होता है, बस आपको ये लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। अब इस तरह से लिखते हैं, कॉपर एक लाल भूरे रंग का रंग है।
ठीक है, कॉपर का रंग कैसा होता है, लाल भूरे रंग का, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है वो एक हरे और सफ़ेद क्रिस्टल का ठोसिए होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कॉपर जिंक के विलियम में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाता है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जस्ता की तुलना में तांबा कम प्रगतिशील होता है, यानी कि प्रक्रियाशील होता है। अब देखिए, ये जस्ता जो है ना, ये आपके जिंक को ही कहा जाता है, ZnC जिंक, है ना। जिंक को ही जस्ता कहा जाता है। तो जस्ता जो है वो तांबे की प्रकृति उसमें बनिस्बत अगर तांबे से कंपेयर करें तो ज़्यादा प्रगतिशील होता है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए ये अपने नमक समाधान जो है उसमें से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकते, यानी उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है, जिंक आयरन और कॉपर अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यस्त कीजिए, यानी कि अब आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा ज़्यादा वो है। ठीक है, जिंक है, आयरन है या कॉपर है। ठीक है, इसको घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़े को सबसे आगे, उससे छोटे को उससे कम, उससे सबसे छोटे को सबसे लास्ट में। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जिंक यानी जस्ता, फिर लोहा और कॉपर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियम में रख दें। तो क्या होगा अगर हम इसको रख देंगे तो, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट आयरन को अगर हम करेंगे तो उसमें से जो आपका आयरन सल्फेट है वो अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी लोहा जो है वो तांबे से विस्थापित करता है, यानी कि जो लोहा है वो तांबे में से सल्फेट को विस्थापित कर देता है। क्यों, क्योंकि लोहा जो है वो तांबे के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कि अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, यानी यह जो आपका रिएक्शन है इसको पूरा करना है, इस इक्वेशन को, जिंक प्लस जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इस तरह से कॉपर सल्फेट लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।